हेलो फ्रेंड्स, आई दिनेश कुमार शर्मा, पीजीटी हिस्ट्री केवी नंबर 1 कोटा जयपुर रीजन। अब आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 11th हिस्ट्री की थीम फॉर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, इसका पार्ट 3। पहले जो 2 पार्ट हमने पढ़े हैं, उसके बाद अब 3rd पार्ट की स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं अब्बासिद रिवोल्यूशन से। इस अब्बासिद रिवोल्यूशन को हम पीपीटी वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे कि अब्बासिद कौन थे, इन्होंने क्यों रिवोल्यूशन की थी तथा इसके बाद का जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा, ये हम इससे पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं। द अब्बासिद रिवोल्यूशन, अब्बासिद क्रांति। देखिए, यहाँ पर आपको अब्बासिद रिवोल्यूशन समझने के लिए इतना ही समझना है कि 750 ईस्वी में जो उमैयद वंश शासन कर रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस करने वाले अब्बासिद लोग थे, ये मक्का के ही थे। इन्होंने 750 में उमैयद डायनेस्टी को हटा के और अब्बासिद रिवोल्यूशन के द्वारा अपने आप को मक्का में स्थापित कर दिया। तो ये जो अब्बासियों द्वारा सत्ता का परिवर्तन है, जिसमें उमैयद के स्थान पर किसका आ गया सत्ता, अब्बासियों का आ गया, तो इसी को हम अब्बासिद रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। दावा मूवमेंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ अब्बासिद रिवोल्यूशन। इस टॉपिक में हम दावा मूवमेंट क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय दावा मूवमेंट, या इंट्रोडक्शन ऑफ अब्बासिद रिवोल्यूशन, इन दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो उमैयद डायनेस्टी शासन कर रही थी, उनको मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए, क्योंकि उन्होंने सेंट्रलाइजेशन कर दिया था मुस्लिम पॉलिटी का, तो उसके लिए उनको एक हेवी प्राइस मतलब भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसको उमैयद डायनेस्टी को, किसके द्वारा, दावा मूवमेंट के द्वारा। दावा मूवमेंट क्या था? ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कॉल्ड दावा ब्रॉट डाउन द उमैयद एंड रिप्लेस देम विद अनदर फैमिली ऑफ मक्कन ओरिजिन। दावा मूवमेंट था, ये एक प्लान किया हुआ मूवमेंट था। इसके द्वारा जो उमैयद डायनेस्टी थी, जिसको दुष्ट बताया गया था कि उमैयद शासन अच्छा शासन नहीं है, और ये जो अब्बासी लोग ओरिजिन रूप से मक्का के थे, इन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया वहाँ से और ख़ुद सत्ता में आ गए। तो इस तरह से इन 750 में उमैयद डायनेस्टी रिप्लेस्ड बाई अब्बासिद, इसी को हम अब्बासिद रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि अब्बासी लोग पावर में किस मूवमेंट के द्वारा आए? दावा मूवमेंट के द्वारा। तो दावा मूवमेंट आप ये समझ सकते हो कि अब्बासियों को सत्ता दिलाने में सहायक हुआ दावा मूवमेंट। इट इज़ क्लियर? ओके। हम अब्बासी रिवोल्यूशन के बारे में जान रहे थे। द रिवोल्यूशन लेड नॉट ओनली टू ए चेंज ऑफ डायनेस्टी बट चेंजेज इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ इस्लाम। देखिए, अब्बासिद रिवोल्यूशन के द्वारा 750 में केवल उमैयद डायनेस्टी को ही रिप्लेस नहीं किया गया, बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इस्लाम की जो कल्चर है ना, उसमें भी चेंज कर दिया गया। किस तरह से? अब्बासिद जो आर्मी थी, इसकी लीडरशिप अबू मुस्लिम के द्वारा की गई। ये ईरानियन स्लेव था अबू मुस्लिम, इसने इसको लीड किया अब्बासिद आर्मी को। और अंतिम जो उमैयद खलीफा था, जिसका नाम मारवान था, उसको एक लड़ाई कहाँ हुई थी? जब रिवर के किनारे एक युद्ध हुआ था, जब रिवर के किनारे। उस युद्ध में लास्ट जो उमैयद डायनेस्टी का शासक था मारवा, उसको हरा दिया। किसने? अबू मुस्लिम ने, जो कि एक ईरानी स्लेव था। अब ये कहाँ हुई थी अब्बासिद रिवोल्यूशन? द अब्बासिद रिवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम खुरासान, ईस्ट ईरान।
ईरान के ईस्ट में हुई थी ये रिवोल्यूशन, और ये बहुत दूर था ये स्थान, क्योंकि उमैयद डायनेस्टी थी, उनका तो शासन दमिश्क से कंट्रोल हो रहा था ना, दमिश्क सीरिया से। तो सीरिया से ये जो ईस्ट ईरान का खुरासान इलाका है, ये इतनी दूर था कि तेज़ घोड़ा जो दौड़ता ना, हॉर्स, उसको भी वहाँ पहुँचने में 20 दिन लग जाते थे, 20 डेज दमिश्क से खुरासान पहुँचने में। तो बताइए कैसे कंट्रोल हो गया अब्बासिद रिवोल्यूशन। इसलिए अबू मुस्लिम ने अंतिम खलीफा को हरा दिया और सत्ता का परिवर्तन कर दिया। तो 750 में उमैयद रिप्लेस हो गए, किसके द्वारा? अब्बासियों के द्वारा। और अब्बासिद रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी खुरासान यानी ईस्ट ईरान से। यस, द कॉजेज ऑफ अब्बासिद रिवोल्यूशन। अब्बासिद रिवोल्यूशन के क्या कारण थे, किस तरह से ये सत्ता में आए, किस तरह से उमैयद डायनेस्टी थी उसमें कमियां थी। तो इसका फर्स्ट कारण है, फर्स्ट कॉजेज ऑफ अब्बासिद रिवोल्यूशन, द अब्बासिद पोर्ट्रेड द उमैयद रिजाइम एज इविल एंड प्रोमिस्ड ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल इस्लाम ऑफ द प्रोफेट। जो अब्बासिद लोग थे उन्होंने उमैयद डायनेस्टी को एक बुराई के रूप में बताया, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो मोहम्मद साहब का जो ओरिजिनल इस्लाम है ना, उसको फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। ये प्रॉमिस किया वहाँ की पब्लिक से, तो पब्लिक उनके साथ लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। सेकंड, खुरासान जो कि ईस्ट ईरान में स्थित था, वहाँ पर अरब और ईरानी जो पॉपुलेशन है वो मिक्स रूप से रहती थी खुरासान में। वहाँ अरब सोल्जर्स हैं वो इराक से थे, मोस्टली अरब सोल्जर्स कहाँ के थे? इराक से। बट दे वर रिसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरियंस। लेकिन वहाँ जो सेना का कॉम्बिनेशन था उसमें सीरियाई जो सैनिक थे उनका प्रभाव था, डोमिनेंस था। तो इससे कौन से सैनिक नाराज़ थे? जो इराक के जो सैनिक थे वो सीरिया के सैनिकों के प्रभुत्व से नाराज़ थे, इसलिए वो उनको रिप्लेस करना चाह रहे थे। थर्ड कॉज ऑफ द अब्बासिद रिवोल्यूशन, द उमैयद डायनेस्टी नेवर फुलफिल्ड द प्रोमिसेस ऑफ टैक्स कंसेशन एंड प्रिविलेज टू सिविलियंस ऑफ अरब। उमैयद डायनेस्टी ने प्रोमिस किया था कि वो टैक्स में कंसेशन देगी और सिविलियन हैं, जो अरब सिविलियन हैं, उनको कुछ प्रिविलेज देगी, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉमिस को निभाने से इनकार कर दिया। इसलिए वहाँ के लोगों में गुस्सा था उमैयद डायनेस्टी के खिलाफ। फोर्थ कॉज ऑफ अब्बासिद रिवोल्यूशन, जो ईरानी मुस्लिम थे जिनको मवाली के नाम से भी जाना जाता है, वो नाराज़ थे। किस बात से नाराज़ थे? उन्हें नाराज़गी थी जो अरेबिक लोग थे ना, जिनमें जातीय चेतना बहुत ज़्यादा थी। तो वो अपनी जातीय चेतना, जातीय चेतना जो होती है उससे उनको तिरस्कृत करते थे। किनको? ईरानियों को। कौन कर रहे थे? अरबी लोग। तो इससे वो नाराज़ थे, ईरानी मुस्लिम है वो, और वो बदला लेना चाह रहे थे। लास्ट फिफ्थ कॉज ऑफ अब्बासिद रिवोल्यूशन, इसमें जो अब्बासी लोग थे, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, उन्होंने विभिन्न जो समूह थे जो उम्मीदों से नाराज़ चल रहे थे, उनका समर्थन प्राप्त कर लिया और उनको वचन दिया कि वे पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा वो उम्मीदों के दमनकारी शासन से उनको मुक्ति दिलाएगा। और इस तरह से जब उन्होंने क्रांति की दावा मूवमेंट के द्वारा, तो जो नाराज़ लोग थे उम्मीदों से, उन्होंने अब्बासियों का साथ दिया और इस तरह से उम्मीद लोग सत्ता से हटा दिए गए और अब्बासी सफल हो गए। तो इस तरह से अब्बासिद रिवोल्यूशन के बहुत सारे कारण थे। ये जो आप सीन देख रहे हैं, द ग्रेट मॉस्क ऑफ अल मुतालिक इन समारा। देखिए, अब्बासियों की पहली राजधानी थी बगदाद और उन्होंने अपनी दूसरी कैपिटल बनाई समारा, और दूसरी जो कैपिटल थी वहीं पर ये अल मुतकिल मस्जिद बनाई 850 ईस्वी में। 850 ईस्वी में, आज से लगभग
1100 साल पहले समारा में ये मस्जिद बनाई गई जिसका नाम था अल मुताकिल मस्जिद। ईंटों से, ब्रिक्स से बनी हुई है बच्चों, और मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं से प्रेरित यह कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। उस समय की कई सेंचुरी तक इतनी बड़ी मस्जिद नहीं बन पाई थी, यही सबसे बड़ी मस्जिद थी। और ये किस स्टाइल में बनी हुई थी? मेसोपोटामिया की आर्किटेक्चर है, मेसोपोटामिया मीन्स इराक का जो आर्किटेक्चर है उस स्टाइल से बनाई गई थी। ब्रिक्स की बनी हुई थी, 850 में बनी थी, और ये समारा में बनी हुई थी। तो इतनी विशाल मस्जिदें, मॉस्क्यू जिसका नाम अल मुताकिल था, ये बहुत ही प्रसिद्ध थी। कई सेंचुरी तक सबसे बड़ी मस्जिद में इसकी काउंटिंग होती रही। अब्बासिद रूल्स। जब अब्बासी लोग 750 में उमैयद को हटाकर सत्ता में आए तो उन्होंने अपने कुछ रूल्स जो लागू किए, उनमें से कुछ रूल्स हैं। द अब्बासिद मूव्ड द कैपिटल ऑफ देयर एम्पायर टू बगदाद। उन्होंने अपनी कैपिटल बगदाद में ट्रांसफ़र कर ली थी, फर्स्ट कैपिटल थी। उसके बाद समारा हो गई थी सेकंड कैपिटल। दिस मूव इंक्रीज पर्शियन इन्फ्लुएंस एंड चेंज अब्बासिद कल्चर। इस मूव से क्या हुआ कि जो पर्शियन प्रभाव था वो बढ़ गया था और अब्बासिद कल्चर भी बदल गई थी। इस डायनेस्टी में, अब्बासिद डायनेस्टी में जजेज, मर्चेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ये वहाँ के न्यू हीरो थे जिन्होंने अब्बासिद एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में सहायता की। दिस डायनेस्टी डिड नॉट फेवर अरब रूल एंड द एम्पायर बिकेम मोर कल्चरली डाइवर्स। अब्बासिद डायनेस्टी में अरब रूल्स का फेवर नहीं किया गया बल्कि कल्चरली डाइवर्स मतलब बहुत सारी कल्चर की विभिन्नता को स्वीकार किया गया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये अब्बासिद खलीफा जो बहुत ही फेमस थे, हारून अल रशीद। हारून अल रशीद की पिक्चर है ये ग्रेटेस्ट खलीफा थे इस डायनेस्टी के, अब्बासिद डायनेस्टी के। इनका जो टाइम है वो गोल्डन एज ऑफ अब्बासिद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन एज के नाम से इनका टाइम जाना जाता है। ही वॉज नोन फॉर हिज चैरिटी, ये अपनी चैरिटी के लिए मतलब धर्मार्थ कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एंड वॉज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स। इनके टाइम में कल्चर और आर्ट में बहुत डेवलपमेंट हुआ था, ये इनको सपोर्ट करते थे। His son continued the tradition and supported the study of astronomy and began to translate classical Greek words into Arabic. इनके जो पुत्र थे उन्होंने इनकी ट्रेडिशन को सपोर्ट किया, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को, और जो क्लासिकल वर्क जो पहले से अवेलेबल था ग्रीक वर्क, इसको अरेबिक में चेंज किया। तो इस तरह से हारून अल रशीद और उनके पुत्र दोनों का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये अब्बासिद डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड कहलाता है। ट्रेड, व्यापार वाणिज्य। जब अब्बासी लोग सत्ता में थे तो ट्रेड बहुत ही अपर पोजीशन में था। बगदाद बिकम ए मेजर क्रॉस रोड फॉर ट्रेड। बगदाद है जो एक चौराहे पर था, व्यापार की चौराहे पर स्थित था। दिस मेड द सिटी वेरी वेल्दी। इससे क्या हुआ, ट्रेड का एक सेंटर होने की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने की वजह से ये जो शहर था बगदाद बहुत ही समृद्ध बन गया था, वेल्दी बन गया था। दिस ऑल्सो हेल्प स्प्रेड प्रोडक्ट्स एंड नॉलेज फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इस समय मिडल ईस्ट से एशियन, अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़े लेवल पर प्रोडक्ट्स और नॉलेज का फैलाव हो रहा था। मतलब नॉलेज और प्रोडक्शन है दोनों ही मिडल ईस्ट कंट्री से कहाँ जा रही थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जा रही थी। तो हम कह सकते हैं कि अब्बासिद रिवोल्यूशन के टाइम में ट्रेड है वो बहुत ही प्रोग्रेस कर चुका था। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब्बासिद जो शासनकाल था उसमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ फीचर्स थी। द गवर्नमेंट ऑफ द अब्बासिद बिकेम मोर लाइक ए मोनार्की। मोनार्की की तरह होती जा रही थी।
मतलब जो रूलर था उसका ऑटोक्रेटिक रवैया बढ़ता जा रहा था। द ब्यूरोक्रेसी विच असिस्ट द कैलिफ बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड। ब्यूरोक्रेसी जो खलीफा को हेल्प करती थी वो अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, जटिल होती जा रही थी। इन ऑर्डर टू असिस्ट हिम द कैलिफ अपॉइंटेड ए वजीर हु वाज लाइक ए प्राइम मिनिस्टर। ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करने के लिए, उसकी कॉम्प्लिकेटेड को कम करने के लिए जो कैलिफ था, खलीफा था, उसने एक न्यू पोस्ट अपॉइंट की जिसका नाम था वजीर, हु वाज लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता था। दिस मैन वाज द चीफ एडवाइज़र टू द कैलिफ। वजीर था, ये मुख्य सलाहकार था कैलिफ के लिए, खलीफा के लिए। एंड वुड हेल्प हिम रन द गवर्नमेंट, और खलीफा के सरकार चलाने में वजीर ही सबसे ज़्यादा सहायता करता था। मुख्य एडवाइज़र की भूमिका में था, वही प्राइम मिनिस्टर का रोल भी प्ले करता था। ये देखिए, ये आप जो वर्ल्ड का मैप देख पा रहे हैं, इसमें रेड कलर में अब्बासिद डायनेस्टी का जो एरिया है, किस तरह से एक्सपेंशन ऑफ अब्बासिद एम्पायर हुआ। टाइमिंग है 750 से 1250। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, नॉर्थ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी नॉर्थ पार्ट की कंट्रियां हैं मॉरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, फिर अरेबियन कंट्रीज़, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है, दमिश्क सीरिया की है, जेरूसलम, फिर आगे अफ़गानिस्तान तक का जो एरिया, ये अब्बासी एम्पायर का एक पार्ट बन चुका था और ये सब इस्लामिक स्टेट का एक पार्ट बन चुका था। डिक्लाइन एंड डिवीजन ऑफ अब्बासिद। अब्बासियों का डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, किस तरह से उनमें डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ। देयर वाज ग्रेट डिफ़िकल्टी इन द अब्बासिड डायनेस्टी विद इम्पीरियल सक्सेशन। अब्बासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका इम्पीरियल सक्सेशन है ना, उत्तराधिकार का जो तरीका था साम्राज्यिक उत्तराधिकार का, वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन में जिम्मेदार था। देयर वाज ऑल्सो फाइनेंशियल करप्शन, वहाँ फाइनेंशियल करप्शन भी हो गया था। कैलिफ्स बेगन टू रिक्रूट फ्रॉम नॉन अरब ग्रुप्स फॉर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सच एज द तुर्क्स एंड द पर्शियंस। खलीफा जो लोग थे उन्होंने जो रिक्रूटमेंट किया गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनमें नॉन अरब लोगों को लेना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल तुर्क्स एंड द पर्शियंस। दीज ग्रुप केम टू डोमिनेट द पॉलिटिकल सिचुएशन। धीरे धीरे इन लोगों ने अब्बासी शासन में डोमिनेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये लोग डोमिनेंट हो गए, तुर्क्स और पर्शियन नॉन अरबी लोग। तो इस तरह से इनका डिक्लाइन हो गया अब्बासियों का। टर्किश सल्तनत, तुर्की सल्तनत भी कहते हैं इसको। ए थर्ड एथनिक ग्रुप वाज एडेड टू द अरब एंड ईरानियन विद द राइज ऑफ टर्किश सल्तनत इन 10th एंड 11th सेंचुरीज। 10वीं और 11वीं शताब्दी में एक तीसरा ग्रुप जो अरब और ईरानियों से अलग था वो थे तुर्क, जिनका उदय हुआ। ये जो तुर्क थे ये नोमैडिक ट्राइब थे, सेंट्रल एशियन स्टेपीज हैं। स्टेपीज मीन्स होता है ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। अलग अलग नाम होते हैं ग्रासलैंड्स के, तो सेंट्रल एशियन जो ग्रासलैंड है उनको स्टेपीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नोमैडिक ट्राइब्स रहती थी, उन्हीं ट्राइब में से एक थी, हिंदी में इनको तुर्क बोलते हैं, टर्क्स, तुर्क। तो इन लोगों ने तुर्क लोगों ने क्या किया, जो सेंट्रल एशियन स्टेपीज ग्रासलैंड्स में रहते थे, इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, मतलब इस्लाम को अपना लिया इन्होंने। दे वर स्किल्ड राइडर एंड वेरियर। ये ग्रासलैंड्स में अच्छे हॉर्स रखते थे,
बहुत अच्छे राइडर थे और बहुत अच्छे वेरियर्स थे। तो इन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से, अपनी निडरता से ये सेना में भी भर्ती हो गए और इनकी अपनी पहचान बन गई। तो किस तरह से तुर्क लोगों की अब्बासी सेना में एंट्री हो चुकी है और ये अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने लग गए। अब क्योंकि इनमें स्किल्ड राइडर्स और वेरियर्स की क्वालिटी तो थी, हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छे से करते थे, युद्ध का संचालन इनको अच्छे से आता था, इसलिए टर्किश सल्तनत की जो आइडियोलॉजी थी वो बढ़ती जा रही थी। ये जो आप सीन देख रहे हैं, द टर्किश वेरियर, एक तुर्क योद्धा का सीन देख रहे हैं। स्टेपी जो ग्रासलैंड थे वहाँ पर हॉर्सेस पाए जाते थे। ये नोमैडिक लोग होते थे तुर्क, और इनमें स्किल होता था हॉर्स राइडिंग का, ब्रेव होते थे, वेरियर होते थे। इन्होंने अपने स्किल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में जगह बनाई और धीरे धीरे इन्हीं में से कुछ पावरफुल हो गए और तुर्की सल्तनत की स्थापना की, जो लंबे समय तक चलती रही। फिर उनमें से ही कुछ लोग दिल्ली पर अटैक करने के लिए आए थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द गजनविद सल्तनत, गजनी सल्तनत। The Ghaznavi Sultanate was established by Alaptagin 961। 10वीं शताब्दी में गजनी नाम का जो स्थान था वहाँ पर गजनी सल्तनत स्थापित की गई अलप्तगीन के द्वारा और 961 ईस्वी में। इट वाज कंसोलिडेटेड बाय महमूद ऑफ गजनी। इसको अलप्तगीन ने तो स्थापित किया था, गजनी सल्तनत है उसको इस्टेब्लिश करने वाला तो अलप्तगीन था 10वीं शताब्दी में, लेकिन इसका जो शक्तिशाली जो रूलर था वो था महमूद ऑफ गजनवी। ध्यान रखिए, ये महमूद गजनवी है, इसका जो टाइमिंग है 998 से लेके 1030 ईस्वी के बीच है, और इसी टाइम के बीच इसने इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया था। इसका अटैक करने का उद्देश्य था कि भारत पर अटैक करके यहाँ के प्रसिद्ध जो टेम्पल हैं, यहाँ के जो प्रसिद्ध खजाने हैं उनको लूटना और उस खजाने को लूटकर अपने देश में ले जाना। इसका उद्देश्य कभी भी भारत पर शासन करना नहीं रहा। इसका सबसे प्रसिद्ध जो अटैक था वो था 1025 में सोमनाथ अटैक, सोमनाथ पर आक्रमण, मोहम्मद गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण, जिससे भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो इस तरह से महमूद गजनी है, ये गजनी सल्तनत का ही एक सुल्तान था। देयर सेंटर ऑफ पावर वाज इन खुरासान। इनका जो मेन पावर था वो ईरान में था, खुरासान जो इलाका है ईरान वहाँ पर था। एंड अफ़गानिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान में इनका मेन सेंटर था। और उसी समय जो अब्बासिद खलीफा जो शासन कर रहे थे ना, अब्बासिद खलीफाओं के टाइम पर ही गजनी सल्तनत का ओरिजिन हुआ था, लेकिन अब्बासी खलीफा इनके प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि ए सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी थे। सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता के स्रोत, कि गजनी के जो सुल्तान बनते थे वो खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेते थे। मतलब उनको सत्ता का स्रोत कहाँ से मिलता था? अब्बासी खलीफा से मिलता था। अब्बासी खलीफा ही उनको आशीर्वाद प्रदान करते थे। महमूद बीइंग ए सन ऑफ स्लेव, महमूद गजनी जो कि एक गुलाम की संतान था, वो अब्बासी खलीफा से सुल्तान का टाइटल हासिल करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वो भी सुल्तान कहलाए, लेकिन किसके अंडर में? अब्बासी खलीफा के अंडर में। तो उसने सुल्तान का टाइटल अब्बासी खलीफा से मांगा, और द खलीफा वाज विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी महमूद गजनवी एज द टाइटल ऑफ सुल्तान। और खलीफा ने खुश होके महमूद गजनवी को किसका टाइटल दे दिया? सुल्तान का। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो गजनवी सल्तनत थी, इसका सुल्तान है तो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, लेकिन
वो अपना लेजिटिमेसी मतलब वैधता कहाँ से ले रहे हैं? अब्बासी खलीफा से ले रहे हैं। वो अपने आप को अब्बासी खलीफा के अंडर में मानते हैं, शासन करेंगे सुल्तान के रूप में, लेकिन किसके अंडर में? अब्बासी खलीफा के अंडर में। ओके। मंगोल अटैक ऑन अरेबियन एरिया। From the 11th to 13th century, there was a series of conflicts between European Christian and the Arab state. 11th to 13th century के बीच में जो क्रिश्चियन लोग थे और अरेबियन स्टेट के जो लोग थे, इस्लामिक जो लोग थे, उनके बीच में लगभग 200 ईयर्स तक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। At the start of 13th century, the Muslim world found itself on the verge of a great disaster. 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया। क्या विनाश था वो? 13वीं शताब्दी में मुस्लिम जगत पर कौन सा विनाश आ गया था? वो था मंगोलों की ओर से होने वाला खतरा। मंगोल जो ट्राइब थे, दिस was लास्ट बट मोस्ट डिसिसिव अटैक बाई नोमैडिक ऑन अरब स्टेट। यह खानाबदोश मंगोलों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। मंगोलों ने अरब स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मंगोल नोमैडिक थे और इन्होंने अरब स्टेट को नुकसान पहुंचाया था। तो इस तरह से हम अब्बासिद रिवोल्यूशन को पार्ट 3 में स्टार्ट किया था और हम पहुंच चुके हैं 11th सेंचुरी तक, जब 11th और 13th सेंचुरी के बीच जो क्रिश्चियन थे और इस्लाम वाले थे, उनके बीच में जो धर्म युद्ध होंगे, क्रूसेड्स होंगे रिलीजन के आधार पर, वो हम अब नेक्स्ट पार्ट 4 में पढ़ेंगे आगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।